सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ अलग था। वह रोशनी थी। बाहर अब भी बादलों से घिरे जंगल वाली धूसरहरी रोशनी ही थी, लेकिन उसमें किसी तरह की नई स्पष्टता आ गई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी खिड़की के बाहर अब धुंध की परत नहीं थी। मैं फौरन बिस्तर से उछलकर बाहर देखने गई और अगले ही पल डर से कराह उठी। आंगन पर बर्फ की एक पतली परत जमी हुई थी। मेरे ट्रक की छत पर भी सफेद बर्फ बिछी थी और सड़क भी पूरी तरह ढकी हुई थी। लेकिन सबसे बुरी बात यह नहीं थी। कल की सारी बारिश अब जमकर ठोस बर्फ बन चुकी थी। पेड़ों की सुइयों जैसी पत्तियों पर बर्फ ने अद्भुत और बेहद सुंदर आकृतियां बना दी थीं। लेकिन उसी के साथ ड्राइववे एक खतरनाक फिसलन भरी बर्फ की चादर में बदल गया था। सूखी जमीन पर ही मुझे गिरने से बचने में मुश्किल होती थी। ऐसे में शायद आज फिर से बिस्तर पर लौट जाना ही ज्यादा सुरक्षित होता। जब मैं नीचे पहुंची तब तक चार्ली काम पर जा चुका था। कई मायनों में चार्ली के साथ रहना ऐसा था जैसे मैं अपने ही घर में अकेली रहती हूँ। मुझे यह अकेलापन अच्छा लगने लगा था और मैं खुद को तन्हा महसूस करने के बजाय उसी में सुकून ढूंढ रही थी। मैंने जल्दी जल्दी एक कटोरा सीरियल खाया और सीधे डिब्बे से संतरे का जूस पी लिया। स्कूल जाने के लिए मैं असामान्य रूप से उत्साहित थी और यही बात मुझे डरा रही थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि यह उत्साह पढ़ाई या वहाँ के माहौल की वजह से नहीं था और न ही अपने नए दोस्तों से मिलने की खुशी थी। अगर मैं खुद से सच बोलती तो मानना पड़ता कि मैं स्कूल सिर्फ इसलिए जाने को बेचैन थी क्योंकि वहाँ एडवर्ड कलिन मिलने वाला था, और ये सचमुच बहुत बहुत बेवकूफ़ी थी। कल मैंने उसके सामने जो बेहुदा और शर्मनाक बातें की थीं, उसके बाद तो मुझे उससे पूरी तरह बचना चाहिए था। ऊपर से मुझे उस पर शक भी था। आखिर उसने अपनी आंखों के बारे में झूठ क्यों बोला था? कभी कभी उसके भीतर से जो अजीब-सी दुश्मनी और ठंडापन महसूस होता था, वह अब भी मुझे डराता था। और जब भी मैं उसका बिल्कुल परिपूर्ण चेहरा याद करती, मेरी जुबान जैसे साथ छोड़ देती। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरी दुनिया और उसकी दुनिया दो ऐसे घेरे थे जो कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। इसलिए आज उससे मिलने के लिए मुझे बिल्कुल भी उत्सुक नहीं होना चाहिए था। बर्फ से जमी हुई ईंटों वाली ढलान पर सुरक्षित नीचे उतरने के लिए मुझे अपनी पूरी एकाग्रता लगानी पड़ी। आखिरकार जब मैं ट्रक तक पहुंची तो लगभग मेरा संतुलन बिगड़ गया था, लेकिन मैंने साइड मिरर पकड़ लिया और किसी तरह खुद को गिरने से बचा लिया। साफ था कि आज का दिन किसी दुस्वप्न से कम नहीं होने वाला था। स्कूल जाते समय मैं बार बार गिरने के डर और एडवर्ड कलिन के बारे में, अपने अनचाहे विचारों से ध्यान हटाने के लिए माइक और एरिक के बारे में सोचने लगी। यहाँ के किशोर लड़कों का मेरे प्रति व्यवहार फीनिक्स के लड़कों से कितना अलग था, यह बात साफ दिखाई देती थी। मुझे पूरा यकीन था कि मैं बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी फीनिक्स में दिखती थी। शायद वहाँ के लड़कों ने मुझे बचपन से किशोरावस्था के सारे अटपटे दौरों से गुजरते देखा था, इसलिए वे अब भी मुझे उसी नज़र से देखते थे। या फिर शायद यहाँ मैं एक नई चीज़ थी, जबकि इस छोटे से शहर में नई चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती थी। ये भी हो सकता था कि मेरी बेहद शर्मनाक भुलक्कड़ और अनाड़ी हरकतें यहाँ लोगों को दयनीय नहीं, बल्कि प्यारी लगती हों। जैसे मैं कोई ऐसी लड़की हूँ जिसे हमेशा बचाने की जरूरत पड़ती है, वजह चाहे जो भी हो। माइक का पिल्ले जैसी वफादारी वाला व्यवहार और एरिक का उससे साफ दिखाई देने वाला मुकाबला मुझे असहज कर देता था। कई बार तो मुझे लगता था कि शायद अनदेखा किया जाना ही बेहतर था। सड़कों पर जमी काली बर्फ से मेरे ट्रक को कोई परेशानी नहीं हुई, फिर भी मैं बहुत धीरे धीरे चला रही थी, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीट पर तबाही का रास्ता नहीं बनाना चाहती थी। जब स्कूल पहुंचकर मैं ट्रक से उतरी तो मुझे समझ आया कि रास्ते में मुझे इतनी कम परेशानी क्यों हुई थी। मेरी नज़र किसी चमकती हुई चांदी जैसी चीज पर पड़ी। मैं ट्रक के पीछे गई और बहुत सावधानी से उसका सहारा लेते हुए टायरों को देखने लगी। टायरों पर हीरे के आकार में एक दूसरे को काटती हुई पतली सी बर्फीली चेनें लगी हुई थीं। चार्ली न जाने कितनी सुबह उठकर मेरे ट्रक में ये स्नो चेन लगाकर गया था। यह सोचते ही मेरा गला भर आया। मुझे किसी का इस तरह मेरा ख्याल रखने की आदत नहीं थी, और चार्ली की ये बिना कुछ कहे दिखाई गई परवाह मेरे दिल को छू गई। मैं अब भी ट्रक के पिछले कोने के पास खड़ी थी और उन स्नो चेन की वजह से अचानक उमड़ आई भावनाओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह बहुत तीखी चीख जैसी आवाज थी और हर पल पहले से ज्यादा तेज होती जा रही थी। मैं चौंक कर ऊपर देखने लगी। एक ही पल में मैंने कई चीजें देख लीं। फिल्मों की तरह समय धीमा नहीं पड़ा था, बल्कि ऐसा लगा जैसे एड्रेनालिन की वजह से मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज काम करने लगा हो, और मैं एक साथ कई चीजों को बेहद साफ तरीके से समझ पा रही थी। एडवर्ड कलिन मुझसे 4 कारों की दूरी पर खड़ा था। वह मुझे घूर रहा था,
और उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर मौजूद बाकी सभी लोगों के चेहरे भी सदमे से जमे हुए थे, लेकिन उन्हीं सबके बीच उसका चेहरा सबसे अलग नजर आ रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज मेरी नजर के सामने थी। एक गहरे नीले रंग की वैन बेकाबू होकर बर्फ पर फिसल रही थी। उसके टायर पूरी तरह जाम हो चुके थे और ब्रेक की चीखती हुई आवाज पूरे पार्किंग लॉट में गूंज रही थी। वैन बर्फ पर घूमती हुई सीधे मेरे ट्रक के पिछले हिस्से की ओर आ रही थी और मैं ठीक उन दोनों के बीच खड़ी थी। मेरे पास अपनी आंखें बंद करने तक का समय नहीं था। वैन के ट्रक के पिछले हिस्से से जोरदार टक्कर मारकर धंसने की भयानक आवाज सुनाई देने से ठीक पहले किसी चीज ने मुझे जोर से टक्कर मारी, लेकिन वह वार उस दिशा से नहीं आया था जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरा सिर बर्फ से जमी काली सड़क से जा टकराया और मुझे महसूस हुआ कि कोई ठंडी और बेहद मजबूत चीज मुझे जमीन पर दबाए हुए थी। मैं उस हल्के भूरे रंग की कार के पीछे सड़क पर पड़ी थी, जिसके बगल में मैंने अपना ट्रक पार्क किया था। लेकिन मुझे कुछ और समझने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वैन अब भी मेरी ओर बढ़ रही थी। वह ट्रक के पिछले हिस्से से रगड़ खाकर मुड़ चुकी थी और अब भी घूमती और फिसलती हुई दोबारा मेरी तरफ आ रही थी। तभी किसी की धीमी सी गुस्से भरी बड़बड़ाहट सुनाई दी। उसी से मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कोई और भी था, और उस आवाज को पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। 2 लंबे सफेद हाथ तुरंत मेरे सामने सुरक्षा के लिए फैल गए। अगले ही पल वैन मेरे चेहरे से मुश्किल से 1 फुट की दूरी पर आकर कांपते हुए रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन बड़े हाथों ने किसी चमत्कार की तरह वैन के धंसे हुए हिस्से को थाम लिया हो। फिर उसके हाथ इतनी तेजी से हिले कि वे धुंधले दिखाई देने लगे। एक हाथ अचानक वैन के नीचे चला गया और उसी समय किसी ने मुझे घसीटकर दूसरी ओर खींच लिया। मेरे पैर किसी कपड़े की गुड़िया की तरह हवा में झूलते हुए घूमे और पास खड़ी हल्के भूरे रंग की कार के टायर से टकरा गए। धातु के जोरदार घिसने और टकराने की आवाज से मेरे कान गूंज उठे। वैन चरमराती हुई नीचे आ गिरी और उसके शीशे टूटकर बिखर गए। वह ठीक उसी जगह आकर गिरी थी जहां 1 सेकंड पहले मेरे पैर थे। पूरा माहौल एक लंबे पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया और फिर चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अचानक फैली अफरातफरी में कई लोग मेरा नाम चिल्ला रहे थे, लेकिन उन सब आवाजों के बीच सबसे साफ मुझे एडवर्ड कलिन की धीमी, घबराई हुई आवाज अपने कानों के पास सुनाई दी। बेला, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरी अपनी आवाज मुझे अजीब लगी। मैं उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि एडवर्ड ने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। सावधान, उसने मुझे रोकते हुए कहा। मुझे लगता है तुम्हारे सिर पर जोर की चोट लगी है। तभी मुझे अपने बाएं कान के ऊपर तेज धड़कते हुए दर्द का एहसास हुआ। आह! मैं हैरानी से बोल उठी। मुझे भी यही लगा था। आश्चर्य की बात ये थी कि उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन यह कैसे? मैं अपना सिर साफ करने और समझने की कोशिश करते हुए रुक गई। तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? मैं तो तुम्हारे बिल्कुल पास ही खड़ा था, बेला। इस बार उसकी आवाज फिर गंभीर हो गई। मैं उठकर बैठने के लिए मुड़ी। इस बार उसने मुझे नहीं रोका। उसने मेरी कमर से अपना हाथ हटा लिया और जितनी जगह थी उतना मुझसे दूर खिसक गया। मैंने उसके चिंतित और मासूम चेहरे की ओर देखा। उसकी सुनहरी आंखों की चमक ने एक बार फिर मुझे विचलित कर दिया। मैं उससे क्या पूछ रही थी? एक पल के लिए जैसे सब कुछ धुंधला हो गया। उसी समय लोग हमारे पास पहुंच गए। कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और हम पर भी। हिलो मत, किसी ने जोर से कहा। टाइलर को वैन से बाहर निकालो, किसी और ने चिल्लाया। हमारे चारों ओर अफरातफरी मच गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे। मैं फिर उठने लगी, लेकिन एडवर्ड के ठंडे हाथ ने मेरे कंधे को दबाकर मुझे वापस नीचे रोक दिया। अभी यहीं लेटी रहो, लेकिन यहाँ बहुत ठंड है, मैंने शिकायत की। मेरी बात सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक मुझे कुछ याद आया। तुम तो वहां थे, मैंने कहा। उसकी हंसी उसी पल थम गई। तुम अपनी कार के पास खड़े थे। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। नहीं, मैं वहां नहीं था। मैंने तुम्हें देखा था। हमारे चारों ओर अब भी पूरा हंगामा मचा हुआ था। घटनास्थल पर बड़े लोग भी पहुंच चुके थे। उनकी भारी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही। मैं सही थी और मुझे पूरा विश्वास था कि आखिरकार उसे मानना ही पड़ेगा। बेला, उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा था और मैंने तुम्हें खींचकर रास्ते से हटाया।
उसने अपनी सुनहरी आंखों की पूरी तीव्रता से मेरी ओर देखा, मानो बिना शब्दों के कोई बहुत जरूरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, मैंने जिद से अपना जबड़ा भींच लिया। उसकी आंखों की सुनहरी चमक और तेज हो गई। प्लीज बेला। क्यों? मैंने तुरंत पूछा। मुझ पर भरोसा करो, उसने विनती की। उसकी धीमी और मुलायम आवाज का असर इतना गहरा था कि मैं पल भर के लिए सब कुछ भूल गई। तभी दूर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि बाद में मुझे सब कुछ समझाओगे? मैंने पूछा। ठीक है, उसने अचानक झुंझलाकर कहा। ठीक है, मैंने भी गुस्से में उसी लहजे में दोहरा दिया। मुझे और एडवर्ड को वहां से निकालने के लिए 6 ईएमटी, आपातकालीन चिकित्सा कर्मियों और 2 शिक्षक, मिस्टर वार्नर तथा कोच क्लैप, को मिलकर वैन को इतना हटाना पड़ा कि स्ट्रेचर अंदर लाया जा सके। एडवर्ड ने अपने लिए स्ट्रेचर लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने भी वही करने की कोशिश की, लेकिन उस गद्दार ने मेडिकल स्टाफ से कह दिया कि मेरे सिर पर चोट लगी है और शायद मुझे कंक्शन, मस्तिष्काघात हुआ है। जब उन्होंने मेरी गर्दन में वह बड़ा सा नेक ब्रेस पहनाया तो शर्म से मेरा बुरा हाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्कूल वहीं खड़ा होकर मुझे गंभीर चेहरों से देख रहा हो, जबकि वे मुझे एम्बुलेंस में चढ़ा रहे थे। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पर आया कि एडवर्ड आराम से एम्बुलेंस की आगे वाली सीट पर बैठ गया। और मुसीबत तब और बढ़ गई जब एम्बुलेंस के रवाना होने से पहले ही चीफ स्वान वहां पहुंच गए। बेला। मुझे स्ट्रेचर पर देखकर उन्होंने घबराकर पुकारा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैर। मेरा मतलब डैड। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने मेरी बात पर भरोसा करने के बजाय पास खड़े ईएमटी से मेरी हालत के बारे में पूछना ज्यादा ठीक समझा। मैंने उनकी बातचीत पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने दिमाग में उमड़ रहे उन उलझे हुए दृश्यों को समझने की कोशिश करने लगी। जब मेडिकल स्टाफ मुझे कार के पास से उठाकर ले जा रहा था, तभी मैंने उस हल्के भूरे रंग की कार के बम्पर पर बड़ा गहरा निशान देखा था। वह निशान बिल्कुल एडवर्ड के कंधों के आकार जैसा था, मानो उसने पूरी ताकत से अपने कंधे कार पर टिकाकर उसे रोका हो। इतनी ताकत से कि धातु तक अंदर धंस गई हो। और फिर उसका परिवार। वे सब थोड़ी दूर खड़े थे। उनके चेहरों पर चिंता नहीं, बल्कि नाराजगी, असहमति और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उनमें से किसी के चेहरे पर अपने भाई की सुरक्षा की जरा सी भी चिंता नहीं थी। मैं बार बार कोई ऐसा तार्किक कारण ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो मैंने अभी देखा था, उसकी व्याख्या कर सके और जिसमें ये मानना न पड़े कि मैं पागल हो गई हूँ। स्वाभाविक था कि एम्बुलेंस को पुलिस की गाड़ी सुरक्षा देते हुए काउंटी अस्पताल तक लेकर गई। पूरे रास्ते मुझे खुद पर बेहद शर्मिंदगी महसूस होती रही और अस्पताल पहुंचकर तो मेरी झुंझलाहट और बढ़ गई। जहां मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले जाया जा रहा था, वहीं एडवर्ड बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह अपने पैरों पर चलता हुआ आराम से अस्पताल के दरवाजों के भीतर चला गया। मैंने झुंझलाकर अपने दांत भींच लिए। मुझे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। वह एक लंबा कमरा था, जहां कई बिस्तर हल्के रंगों वाले पर्दों से अलग किए गए थे। एक नर्स ने मेरे हाथ पर ब्लड प्रेशर मापने वाला कफ बांधा और मेरे मुंह में थर्मामीटर रख दिया। किसी ने भी मुझे थोड़ी सी निजता देने के लिए पर्दा तक नहीं खींचा। मैंने तय किया कि अगर उन्हें मेरी प्राइवेसी की परवाह नहीं है, तो मुझे भी उस बेवकूफ़ी भरे नेक ब्रेस को पहनने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही नर्स दूसरी तरफ गई, मैंने जल्दी से वेल्क्रो खोला और वह नेक ब्रेस बिस्तर के नीचे फेंक दिया। कुछ ही देर बाद अस्पताल के कर्मचारियों की फिर भाग दौड़ शुरू हो गई। एक और स्ट्रेचर मेरे बगल वाले बिस्तर तक लाया गया। मैंने तुरंत पहचान लिया, वह मेरी गवर्नमेंट क्लास का टाइलर क्राउली था। उसके सिर पर खून से सनी पट्टियां कसकर बंधी हुई थीं। जब नर्सें उन्हें खोलने लगी, तो उसके माथे और बाएं गाल पर छोटे छोटे लेकिन अनगिनत कट दिखाई देने लगे। उसकी हालत मेरी तुलना में 100 गुना ज्यादा खराब थी। फिर भी वह घबराकर मुझे ही देख रहा था। बेला, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं ठीक हूँ, टाइलर, लेकिन तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। क्या तुम ठीक हो? उसने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं बहुत तेज चला रहा था। फिर बर्फ पर गाड़ी फिसल गई। इतना कहते ही नर्स उसके चेहरे के घाव साफ करने लगी और दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ गया। उसकी चिंता मत करो, मैंने कहा। तुम मुझे छू भी नहीं पाए, लेकिन तुम इतनी जल्दी रास्ते से कैसे हट गई? अभी तो तुम वहीं खड़ी थीं और अगले ही पल गायब हो गईं। एडवर्ड ने मुझे खींचकर हटा दिया। वह उलझन में पड़ गया। कौन? एडवर्ड कलिन। वह मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। झूठ बोलने में मैं हमेशा से बहुत खराब रही थी और इस बार भी मेरी बात बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगी। कलिन,
मैंने तो उसे देखा ही नहीं। शायद सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मेरा ध्यान नहीं गया। वह ठीक है, मुझे लगता है। हाँ, वह यहीं कहीं है, लेकिन उसे स्ट्रेचर पर नहीं लाया गया। अब मुझे पूरा यकीन था, मैं पागल नहीं थी। जो कुछ मैंने देखा था वह सच था, लेकिन आखिर वह हुआ कैसे? उसका कोई भी सामान्य जवाब नहीं हो सकता था। थोड़ी देर बाद वे मुझे एक्सरे के लिए ले गए। मैं लगातार कहती रही कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, और सचमुच मुझे कुछ नहीं हुआ था। सिर में कंक्शन तक नहीं था। मैंने पूछा कि क्या अब मैं घर जा सकती हूँ, लेकिन नर्स ने कहा कि पहले डॉक्टर से मिलना जरूरी है। इस तरह मैं इमरजेंसी रूम में फंसी रह गई। उधर टाइलर लगातार माफी मांगता जा रहा था और बार बार कह रहा था कि वह किसी तरह अपनी गलती की भरपाई करेगा। मैंने न जाने कितनी बार उसे समझाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो खुद को दोष देना बंद ही नहीं कर रहा था। आखिरकार मैंने आंखें बंद कर लीं और उसकी बातें अनसुनी करने लगी। वह अब भी धीमी आवाज में पछतावे से कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। क्या यह सो रही है? एक मधुर संगीत जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत आंखें खोल दी। एडवर्ड मेरे बिस्तर के पैरों की तरफ खड़ा था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने उसे घूर कर देखा। हालांकि यह आसान नहीं था, क्योंकि उसे घूरने के बजाय उसकी तरफ बस देखते रहना कहीं ज्यादा स्वाभाविक लगता था। अरे एडवर्ड, मुझे सच में बहुत अफसोस है, टाइलर ने कहना शुरू किया, लेकिन एडवर्ड ने बस अपना एक हाथ उठाकर उसे वहीं चुप करा दिया। खून तो नहीं निकला, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं, एडवर्ड ने अपने चमकदार सफेद दांत दिखाते हुए कहा। वह टाइलर के बिस्तर के किनारे बैठ गया, इस तरह कि उसका चेहरा मेरी ओर था। उसके होठों पर फिर वही हल्की सी मुस्कान आ गई। तो क्या फैसला हुआ? उसने मुझसे पूछा। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे, मैंने शिकायत भरे स्वर में कहा। और तुम्हें हमारी तरह स्ट्रेचर पर बांध कर क्यों नहीं रखा गया? यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किसे जानते हो, उसने सहजता से जवाब दिया। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आया हूँ। उसी समय एक डॉक्टर पर्दे के पीछे से घूमकर हमारी तरफ आए। उन्हें देखते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वह युवा थे, सुनहरे बाल थे, और जितने भी फिल्मी सितारे मैंने अब तक देखे थे उनसे कहीं ज्यादा आकर्षक थे। हालांकि उनका चेहरा असामान्य रूप से पीला था और वे थके हुए भी लग रहे थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। चाली की बातों के आधार पर मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये एडवर्ड के पिता होंगे। तो मिस स्वान, डॉक्टर कालिन ने बेहद मधुर और प्रभावशाली आवाज में कहा, अब कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कहा। उम्मीद थी कि यह आखिरी बार होगा जब मुझे ये बात दोहरानी पड़ेगी। वह मेरे सिर के ऊपर लगी एक्सरे देखने वाली लाइट के पास गए और उसे जला दिया। तुम्हारे एक्सरे बिल्कुल सामान्य हैं, उन्होंने कहा। क्या सिर में दर्द हो रहा है? एडवर्ड ने बताया कि तुम्हारे सिर पर काफी जोर से चोट लगी थी। सब ठीक है, मैंने फिर से लंबी सांस लेते हुए कहा और एक तेज नजर एडवर्ड की ओर डाली। डॉक्टर कालिन ने अपनी ठंडी उंगलियों से बहुत सावधानी से मेरे सिर की जांच शुरू की। जब उन्होंने चोट वाली जगह दबाई तो मैं हल्का सा दर्द से सिहर गई। यहाँ दर्द है? उन्होंने पूछा। इतना भी नहीं, मैंने कहा। इससे कहीं ज्यादा दर्द मैं पहले भी सह चुकी थी। तभी मुझे किसी की हल्की हंसी सुनाई दी। मैंने देखा, एडवर्ड मुझे उसी संरक्षण भरी मुस्कान के साथ देख रहा था। मैंने आंखें सिकोड़ लीं। अच्छा, डॉक्टर कालिन बोले, तुम्हारे पिता बाहर वेटिंग रूम में हैं, अब तुम उनके साथ घर जा सकती हो। लेकिन अगर चक्कर आए या आंखों से देखने में कोई परेशानी हो तो तुरंत वापस आना। क्या मैं स्कूल वापस जा सकती हूँ? मैंने पूछा। मैं पहले से ही कल्पना कर सकती थी कि चार्ली आज पूरे दिन मेरी जरूरत से ज्यादा देखभाल करने की कोशिश करेगा। बेहतर होगा कि आज आराम करो, डॉक्टर कालिन ने सलाह दी। मैंने एडवर्ड की ओर देखा। और यह, क्या इसे स्कूल जाने की इजाजत है? किसी न किसी को तो ये खुशखबरी फैलानी होगी कि हम दोनों बच गए, एडवर्ड ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। असल में, डॉक्टर कालिन ने उसकी बात सुधारते हुए कहा, लगता है पूरा स्कूल ही वेटिंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओह नहीं, मैंने कराहते हुए दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। डॉक्टर कालिन ने भौहें उठाईं। अगर चाहो तो यहीं रुक सकती हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तुरंत कहा। मैंने जल्दी से अपने पैर बिस्तर से नीचे उतारे और खड़ी हो गई, लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दी। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं लड़खड़ा गई। डॉक्टर कालिन ने तुरंत मुझे संभाल लिया। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैं ठीक हूँ, मैंने फिर दोहराया।
मैं उन्हें ये बताने वाली नहीं थी कि मेरा संतुलन तो वैसे भी हमेशा खराब रहता है। इसका सिर की चोट से कोई संबंध नहीं था। दर्द के लिए टाइलेनॉल ले लेना, उन्होंने मुझे संभालते हुए कहा। इतना भी दर्द नहीं है, मैंने फिर जिद की। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली रही, डॉक्टर कालिन मुस्कुराते हुए बोले। उन्होंने बड़े अंदाज से मेरी मेडिकल फाइल पर हस्ताक्षर किए। भाग्यशाली इसलिए क्योंकि एडवर्ड ठीक मेरे पास खड़ा था। मैंने अपनी बात सुधारते हुए एडवर्ड की तरफ अर्थपूर्ण नजर डाली। हाँ, वह भी है, डॉक्टर कालिन ने कहा। लेकिन अचानक उन्होंने सामने रखे कागजों में खुद को व्यस्त दिखाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने नजरें हटाईं, टाइलर की तरफ गए और उसके बिस्तर के पास पहुंचकर उसके घावों की जांच करने लगे। उसी क्षण मेरे मन में एक तेज सा विचार कौन था। डॉक्टर कालिन भी यह बात जानते थे। वह भी किसी न किसी तरह इस रहस्य का हिस्सा थे। मुझे डर है कि तुम्हें थोड़ी देर और हमारे साथ रुकना पड़ेगा, उन्होंने टाइलर से कहा और उसके घाव देखने लगे। जैसे ही डॉक्टर कालिन ने हमारी ओर पीठ की, मैं तुरंत एडवर्ड के पास चली गई। क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा। वह तुरंत एक कदम पीछे हट गया। उसका जबड़ा कस गया था। तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उसने दांत भींच कर कहा। मैंने एक नज़र डॉक्टर कालिन और टाइलर की ओर डाली। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, मैंने जोर देते हुए कहा। उसने मुझे घूर कर देखा, फिर बिना कुछ बोले मुड़ा और लंबे कमरे से तेज कदमों से बाहर निकल गया। मुझे लगभग दौड़ना पड़ा ताकि मैं उसके साथ चल सकूं। जैसे ही हम मुड़कर एक छोटे से गलियारे में पहुंचे, वह अचानक रुक गया और मेरी ओर घूमकर खड़ा हो गया। क्या चाहिए तुम्हें? उसने चिढ़े हुए स्वर में पूछा। उसकी आंखें अब बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसका यह बेरुखा व्यवहार मुझे डरा रहा था। मैंने सोचा था कि मैं उससे बहुत सख्ती से बात करूंगी, लेकिन मेरे मुंह से निकले शब्द उतने कठोर नहीं थे जितना मैंने सोचा था। तुम्हें मुझे सब कुछ समझाना होगा, मैंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैं तुम पर किसी भी तरह का एहसान या जवाब देने का कर्जदार नहीं हूँ। उसकी आवाज में भरे गुस्से और नाराजगी से मैं अनायास एक कदम पीछे हट गई। तुमने वादा किया था, मैंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। बेला, तुम्हारे सिर पर चोट लगी है, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि मेरा गुस्सा भी भड़क उठा। मैंने जिद के साथ उसकी आंखों में देखा। मेरे सिर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। वह भी उतनी ही सख्ती से मुझे घूरने लगा। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो, बेला? मैं सच जानना चाहती हूँ, मैंने कहा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोल रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि हुआ क्या था? उसने झुंझलाकर पूछा। मेरे भीतर जो कुछ जमा था वह एक ही सांस में बाहर निकल आया। मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरे पास कहीं भी नहीं थे। टाइलर ने भी तुम्हें नहीं देखा था, इसलिए ये मत कहना कि मेरे सिर पर इतनी जोर की चोट लगी थी कि मुझे कुछ याद नहीं। वह वैन हम दोनों को कुचलने वाली थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे हाथों के निशान उसकी साइड पर पड़ गए थे। दूसरी कार पर भी तुम्हारे कंधे का निशान था, और तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई। और उस वैन को तो मेरे पैरों को पूरी तरह कुचल देना चाहिए था, लेकिन तुम उसे अपने हाथों से उठाए हुए थे। अपनी ही बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वे कितनी पागलपन भरी लग रही थीं। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि आंखों में आंसू भर आए। मैंने दांत भींचकर उन्हें रोकने की कोशिश की। वह मुझे अविश्वास से देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव भी साफ दिखाई दे रहा था। वह खुद का बचाव कर रहा था। तो तुम्हें लगता है कि मैंने वैन उठाकर तुम्हें उसके नीचे से निकाल लिया था? उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे वह मेरी मानसिक हालत पर सवाल उठा रहा हो। लेकिन इससे मेरा शक और गहरा हो गया। वह किसी बेहद कुशल अभिनेता की तरह बिल्कुल सही संवाद बोल रहा था। मैंने सिर्फ एक बार सिर हिलाकर हाँ कहा। मेरा जबड़ा अब भी कसकर भींचा हुआ था। तुम जानती हो, इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब उसकी आवाज में हल्की सी उपहास भरी हंसी थी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैंने हर शब्द बहुत धीरे और पूरे नियंत्रण के साथ कहा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए आश्चर्य चमक उठा। तो फिर इससे फर्क ही क्या पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, मैंने दृढ़ता से कहा। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, इसलिए इसके पीछे कोई बहुत अच्छी वजह होनी चाहिए। क्या तुम सिर्फ मेरा धन्यवाद करके इस बात को भूल नहीं सकती? धन्यवाद, मैंने कहा, और फिर चुपचाप उसकी ओर देखने लगी, गुस्से से भरी हुई, उसके जवाब का इंतजार करती हुई। तुम यह बात छोड़ने वाली नहीं हो, है ना? नहीं। तो फिर? उसने कुछ पल रुककर कहा। उम्मीद है तुम्हें निराशा पसंद होगी।
हम दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को घूरते रहे। आखिरकार मैंने ही चुप्पी तोड़ी। मुझे खुद को बार बार याद दिलाना पड़ रहा था कि मैं क्यों नाराज हूँ, क्योंकि उसका चेहरा मेरी एकाग्रता तोड़ रहा था। उसके गुस्से से लाल पड़े, फिर भी अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरे से नजरें मिलाए रखना ऐसा था जैसे किसी विनाश लाने वाले देवदूत का सामना करना। आखिर तुमने मेरी जान बचाने की जहमत उठाई ही क्यों? मैंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पूछा। वह कुछ क्षण चुप रहा, और पहली बार उसका अद्भुत चेहरा अचानक बेहद असहाय सा दिखाई दिया। मुझे नहीं पता, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। फिर वह मेरी तरफ पीठ करके बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मैं इतनी गुस्से में थी कि कई मिनट तक वहीं खड़ी रह गई। जब आखिरकार मेरे पैर चले तो मैं धीरे धीरे गलियारे के आखिर में बने बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ी। वेटिंग रूम वैसा ही था जैसा मुझे डर था, शायद उससे भी बदतर। ऐसा लग रहा था जैसे फोक्स का हर वह इंसान जिसे मैं जानती थी वही मौजूद था, और सबकी नजरें मुझ पर थीं। चार्ली तुरंत मेरे पास आ गया। मैंने दोनों हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैंने रूखे स्वर में कहा। मैं अब भी गुस्से में थी। किसी से बातें करने का बिल्कुल मन नहीं था। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर कालिन ने मेरा चेकअप किया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर जा सकती हूँ। मैंने लंबी सांस ली। उधर माइक, जेसिका और एरिक हमारी तरफ आने लगे थे। चलो यहाँ से, मैंने जल्दी से कहा। चार्ली ने मेरी पीठ के पीछे अपना हाथ रखा। उसने मुझे छुआ नहीं, बस सहारा देने के लिए हाथ पास रखा और धीरे धीरे बाहर की ओर ले चल पड़ा। मैंने अपने दोस्तों की तरफ हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। मैं उन्हें जताना चाहती थी कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में पहली बार पुलिस की गाड़ी में बैठकर मुझे राहत महसूस हुई। पूरे रास्ते हम दोनों चुप रहे। मैं अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि कई बार तो मुझे ये भी याद नहीं रहा कि चार्ली मेरे साथ बैठा है। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था। गलियारे में एडवर्ड का रक्षात्मक व्यवहार इस बात का सबूत था कि जो अजीब और अविश्वसनीय चीजें मैंने देखी थीं, वे सच थीं। जब हम घर पहुंचे तब जाकर चार्ली ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हें रेनी को फोन करना होगा। उसने अपराध बोध से सिर झुका लिया। मैं हैरान रह गई। आपने मॉम को बता दिया? माफ करना, उसने धीमे से कहा। मैं गुस्से में पुलिस की गाड़ी का दरवाजा जरूरत से कुछ ज्यादा जोर से बंद करके बाहर निकली। जैसा कि उम्मीद थी, मॉम पूरी तरह घबरा चुकी थीं। मुझे कम से कम 30 बार उन्हें ये कहना पड़ा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब जाकर वे थोड़ी शांत हुई। उन्होंने बार बार मुझसे घर लौट आने की विनती की, यह भूलकर कि इस समय वहां कोई भी नहीं था। लेकिन इस बार उनकी बातों का मुझ पर पहले जैसा असर नहीं हुआ। मेरे मन पर सिर्फ एक ही चीज छाई हुई थी, एडवर्ड का रहस्य। और सिर्फ रहस्य ही नहीं, मैं खुद एडवर्ड के बारे में भी जरूरत से ज्यादा सोचने लगी थी। कितनी बेवकूफ हूं मैं, बिल्कुल बेवकूफ। मुझे फोक्स छोड़कर जाने की उतनी जल्दी नहीं थी जितनी किसी भी सामान्य और समझदार इंसान को होनी चाहिए थी। उस रात मैंने तय किया कि जल्दी सो जाना ही बेहतर होगा। चार्ली अब भी मुझे चिंता भरी नजरों से देखे जा रहा था। धीरे धीरे ये मुझे परेशान करने लगा। सोने से पहले मैं बाथरूम गई और वहां से टाइलेनॉल की 3 गोलियां लेकर खा लीं। दवा ने सचमुच असर किया। जैसे जैसे सिर का दर्द कम होता गया, वैसे वैसे मेरी आंखें भारी होने लगीं और मैं गहरी नींद में डूब गई। वह पहली रात थी जब मैंने एडवर्ड कालिन का सपना देखा।